बालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग की ओर से आज हम ऑनलाइन अध्यापन वर्ग लेने वाले हैं। आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी इस विषय का ऑनलाइन अध्यापन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा परिचय, मैं श्रीमती दीपाली घनश्याम देवरे। ओके, हेलो, अब आ रही है? पुड़ेमठ बाणगंगा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। और बच्चों, आज हम हिंदी, ये जो हमारा विषय है, इसके बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बात बता दूं। आज हम हमारी दूसरी इकाई में जो 8वीं कविता है उसका नाम है उड़ान। तो उस कविता का आज हम स्वाध्याय सीखने वाले हैं। स्वाध्याय क्यों सीखने वाले हैं? क्योंकि ये जो कविता है ये आपने पिछली तासिका में सीखी हुई है, आपको टीचर ने ये सिखाई थी। और आज हम उस पर, इस कविता पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका स्वाध्याय हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये जो बातें हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों, हमारी जो कृति पत्रिका है, हमारी जो प्रश्न पत्रिका है, उसमें जो विभाग दूसरा होता है वो पद्य विभाग होता है। जिस तरह से पहला विभाग जो है वो होता है गद्य विभाग। गद्य विभाग मतलब क्या कि हमारे सिलेबस में जो कुछ पाठ होते हैं, जो कुछ लेसन धड़े जो होते हैं, तो उस पर आधारित गद्य विभाग होता है। तो वो होता है पहला विभाग। और उसके बाद कृति पत्रिका में जो दूसरा विभाग होता है पद्य विभाग। ये जो पद्य विभाग होता है वो कविता पर आधारित होता है। मतलब आपको हमने जो कुछ कविताएं सिखाई है, तो उस पर आधारित जो कुछ प्रश्न है वो उस पद्य विभाग में पूछे जाते हैं। ये कुल 12 अंकों का प्रश्न होता है। मतलब पद्य विभाग पर कुल 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दो जो कविताएं होती है, मतलब हमारे सिलेबस की कुछ भी दो कविताएं। तो पहली जो कविता है वो, पहले जिस कविता पर हमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, और दूसरी कविता पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 6 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 6 और 6, इस तरह से हो गए 12 अंक। तो इस तरीके से हमें जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको इन कविताओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, प्रश्न दूसरा जो होता है तो उसमें हमें लिखा होता है कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पठित पद्यांश मतलब क्या कि हमारे पाठ में जो, हमारे सिलेबस में जो कुछ कविताएं दी गई है उसको पढ़कर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें उस पर प्रश्न पत्रिका के अनुसार हमें कृतियां करनी पड़ती है, उत्तर उसका लिखना पड़ता है। तो प्रश्न इस तरह से होते हैं कि ध्यान में रखिए। प्रश्न दूसरा इसमें पाठ्य पुस्तक की किसी भी कविता से 8 से 10 पंक्तियों का कोई पद्यांश दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। मतलब जिस तरह से हमारी किसी भी, कोई भी पाठ्य पुस्तक की कोई भी कविता जो होती है उसकी 8 से 10 पंक्तियां ली जाती हैं, और उसका पद्यांश मतलब उसका जो कुछ भाग होता है, वो जो कविता होती है वहां पे दी जाती है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 कृतियां दी जाएगी, और उस कविता पर आधारित हमको 3 कृतियां दी जाती है। 3 कृतियां मतलब 3 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। सभी कृतियां 2-2 अंकों की होगी, और सारे जो प्रश्न है, मतलब पहला जो प्रश्न है वो 2 अंकों के लिए, दूसरा प्रश्न 2 अंकों के लिए, और तीसरा प्रश्न 2 अंकों के लिए। इस तरह से कुल मिलाकर 6 अंक के लिए हमें ये जो प्रश्न दूसरा है वो पूछा जाता है। उसके बाद पहली जो कृति होती है, मतलब पहला जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है। तो पहला जो प्रश्न है वो पद्यांश के आशय के आकलन पर आधारित होता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। मतलब जिस तरह से हमें दिया जाएगा कि कृति पूर्ण कीजिए या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इस तरह से हमारे आकलन पर आधारित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरी कृति होगी शब्द संपदा की कृति होगी।
मतलब जिस तरह से समानार्थी शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, शब्द का अर्थ बताइए, तो इस तरह से प्रश्न वहां पे दिए जाएंगे। कृति तीसरी, ये भी दो, मतलब पहली जो कृति है वो 2 अंकों के लिए होगी, दूसरी कृति भी 2 अंकों के लिए, और अब जो तीसरी कृति है वो भी 2 अंकों के लिए होगी। तीसरी कृति में, तीसरे प्रश्न में हमें क्या पूछा जाता है कि पद्यांश का सरल अर्थ लिखने से संबंधित है। पद्यांश का सरल अर्थ मतलब जिसे हम भावार्थ कहते हैं, जिसे हम जो भी कुछ कविताएं दी जाती है उसका जो कुछ अर्थ हम लिखते हैं उसे कहते हैं सरल अर्थ या फिर भावार्थ। तो इस पर आधारित ये तीसरी कृति हमें पूछी जा सकती है। पद्यांश पढ़ने पर अर्थ आसानी से लिखा जाता है, और अगर आपने कविताओं की जो कुछ पंक्तियां होती है वो अगर आपने पढ़ी तो आप उसका आशय जो है वो आप आसानी से लिख सकते हैं, उसका अर्थ जो है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। इस कृति को कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कविता का आशय लिखिए, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, कविता का उद्देश्य लिखिए, या फिर कविता का सरल अर्थ अथवा कविता से मिलने वाली सीख इत्यादि प्रकार के प्रश्न जो है, इस तरह से प्रश्न जो है वो हमें इस कृति में पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, मतलब प्रश्न दूसरा अ इस तरह से पूछा जाएगा। उसी तरह से प्रश्न दूसरा आ जो है वो भी 6 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा, लेकिन पहला जो प्रश्न है उसमें दूसरा पद्यांश होगा, और दूसरा जो प्रश्न है उसमें दूसरा पद्यांश होगा, मतलब हमारी जो कविताएं हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमें दी जाएंगी। तो प्रश्न दूसरा जो है वो क्या होगा, देखो कि पाठ्य पुस्तक की किसी भी कविता का 8-10 से पंक्तियां दी जाएगी, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 कृतियां दी जाएगी, सभी कृतियां 2-2 अंकों की होगी, तीनों कृतियां प्रश्न दूसरा अ की कृतियों की तरह ही होगी। इस तरह से कुल मिलाकर 6 अंक उसके होंगे, मतलब जिस तरह से प्रश्न दूसरा अ जो है मैंने जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से प्रश्न जो है वो प्रश्न दूसरा आ में भी हमें पूछे जाएंगे। सिर्फ फर्क एक ही होगा कि उसमें जो पद्यांश है वो सिर्फ अलग अलग होगा। तो इस तरह से हमें पद्य विभाग जो है इस पर ये 12 अंक जो है वो पूछे जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान से इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कविता है, हमारे जो कविता के लेखक है, तो वो इनका चित्र जो है मैंने यहाँ पे दिया है। एक शॉर्ट में आपको मैं हमारे जो कवि है, लेखक है, उनका परिचय मैं आपको करवा दूं। तो कवि का जो परिचय है, उनका जन्म 3 दिसंबर 1936 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिचय, हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट, इनका नाम जो है वो क्या है, चंद्रसेन विराट। चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलोकारों में है। आपने नवगीतों में और गजलों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर्ग के सोपान, मिट्टी, मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, गीत संग्रह, आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर, मेरे समय आदि गजल संग्रह, कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह। तो हमारी जो उड़ान कविता है, इसके हमारे जो कवि है उनका जो परिचय है मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब हमारे पद्य संबंधी, मतलब हमारी जो कविता है वो उसका आशय क्या है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो पद्य संबंधी में हमें दिया गया है कि ये एक गजल है, मतलब हमारी जो कविता है उसका जो प्रकार है वो है गजल। गजल मतलब क्या कि गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इस तरह से हमें
पद्यांश में मतलब पद्य संबंधी में हमें ये जो बातें हैं ये सीखने को मिलेगी कि इस कविता में हम जो हमारे कवि है विराट जी, तो उन्होंने हमें क्या बताया है कि मनुष्य में जो कुछ गुण होते हैं उसमें होता है स्वाभिमान, विनम्रता, उसके हौसले, उसकी बुलंदी, उसकी दूरदृष्टि, ये जो सारे गुण हैं उनको कितना स्थान है, ये सारी बातें हमें इस कविता में कवि ने कविता के माध्यम से सिखाई है। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कविता। वैसे तो आपने पिछली तासिका में कविता जो है वो तो आपको मैडम ने सिखाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से एक बार से याद करने के लिए वो जो सारे पद्यांश के जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ एक बार मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले देखो हमारी जो कविता है उसका पहली पहली जो पंक्तियां है वो क्या है कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। तो ये पहले दो पंक्तियां है, उसका अर्थ मैंने नीचे दिया है। देखो कि इसका अर्थ क्या है कि कवि हमें कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में रोशनी या प्रकाश नजर नहीं आता, उसी प्रकार एक सच्चा, वीर और निडर इंसान जो कर्म पर विश्वास करता है वह जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हुए मार्ग में निराश रूपी बाधाएं या रुकावटें आने पर भी दूसरों की मदद की आशा नहीं करते। वे स्वयं उन संकटों की चुनौतियों के रूप में स्वीकार करके अपनी हिम्मत एवं आत्मविश्वास से मुकाबला करके अपनी मंजिल या लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार जिस वन या जंगल में कांटे ही कांटे नजर आए वहां सुमन या पुष्प की आशा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन लक्ष्य पर आगे बढ़ते समय संकट रूपी बादलों का हिम्मत एवं शौर्य से सामना करना चाहिए, तभी उसे अपनी जो मंजिल है वो उसे प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी जो पहली पंक्तियां हैं उनका अर्थ मैंने यहाँ पे दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हिम्मत से जो कुछ संकट होंगे, जो कुछ चुनौतियां हमारे सामने आएगी उसका डट के हमें सामना करना है, किसी की भी हमें मदद नहीं लेनी। ये जो भावार्थ है यहाँ पे मैंने आपको दिया है। आगे की पंक्तियों का भावार्थ देखो। आगे की पंक्तियां हैं, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नवम नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। इसका अर्थ है कि कवि हमें कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे श्रेष्ठ या महान इंसान भी होते हैं जिनकी अच्छाइयों को देखकर लोग उन्हें स्वयं मान सम्मान देते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा और आदर ये मांगने वाली चीज नहीं होती। ऐसे महान लोग संसार में स्वयं प्रशंसा और आदर के पात्र होते हैं। ऐसे महान लोगों को ही संसार में श्रेष्ठता का दर्जा स्वयं प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कवि ने हमें क्या कहा है कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत महान होते हैं। जिस तरह से देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर महात्मा गांधी जी या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये जो सारे लोग हो गए जिनका आज भी नाम लिया जाता है, तो ये सारे लोग कैसे थे, बहुत श्रेष्ठ थे। इनकी जो अच्छाइयाँ थी इनको कभी किसी से मान सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके गुण ही ऐसे थे कि इनको लोग जो थे उनको खुद ब खुद मान सम्मान देते थे। इनको किसी से अपना मान सम्मान या फिर अपना मेरी प्रशंसा करो ऐसी बातें जो है वो किसी से कहते नहीं थे। खुद ब खुद उनका आदर जो है वो लोग करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। उसी तरह से उन लोगों की तरह हमें भी क्या करना है, ऐसे ही महान बनना है। और अगर हमारे कोई प्रशंसा करे, हमारे गुणों को अच्छी तरह से देखे ऐसी, लेकिन हमें आशा उससे नहीं करनी, वो खुद ब खुद हमें मिलता है अगर हमने अच्छे काम किए हो तो इस तरह से यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ, उसका अर्थ मैंने आपको बताया। अब आगे की जो पंक्तियां है उसका अर्थ है, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। यहाँ पे कवि हमें कहते हैं कि जिस प्रकार पंछी अपने परों में, पर मतलब क्या, हम
पंछियों के जो पंख होते हैं उसे पर कहते हैं। जिस प्रकार पंछी अपने परों में समाई हुई अद्भुत ताकत से स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी प्रकार संसार में अपने हौसले और बुलंदियों पर अड़िग रहने वाले सच्चे कर्मवीर इंसान दूसरों का सहारा न लेकर स्वयं के आत्मविश्वास से जीवन में हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। जिस प्रकार पंछी को उड़ने के लिए नभ या आकाश को मांगना नहीं पड़ता, उसी प्रकार सच्चे कार्यवीर इंसान अपनी भुजाओं की ताकत और आत्मविश्वास की मदद से जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हैं। मतलब जिस तरह से पक्षी होते हैं, पंछी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी ताकत लगाकर स्वच्छंद रूप से वो क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो उसी प्रकार जिस आदमी के हौसले बुलंद होते हैं, वो भी इन पंछियों की तरह जैसे वो आकाश में उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, उसी तरह से अपने प्रगति में, अपने करियर में वो इंसान भी क्या करते हैं, उसी तरह से उड़ान भरते हैं। ये जो संदेश है ये हमें यहाँ पे कवि ने दिया है कि हमें हमेशा अपने अपने में खुद में आत्मविश्वास हमें रखना चाहिए और उस तरह से हमें आगे मतलब पंछियों की तरह, पक्षियों की तरह हमें भी आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। आगे की पंक्तियों का भावार्थ है, आगे की पंक्तियां है, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। इसका भावार्थ है कि कवि हमें कहते हैं कि संसार में हम जिन्हें दिल से या सच्चे मन से चाहते हैं या प्यार करते हैं, उनको हमें न्योता या निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे सच्चे प्रेमी लोगों के सपने स्वयं हमारी आंखों में समाये रहते हैं। हमारी आंखें इस बात की साक्षी है, आंखों से उनके प्रति प्रेम स्वयं चलता है। हमारी आंखों के उनका सपना दिखाने के लिए उन्हें ढूंढना या किसी की भीख नहीं मांगनी पड़ती। जिस प्रकार शरीर आत्मा का संबंध है, उसी प्रकार सच्चा प्रेमी किसी न किसी रूप में सदैव हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ है। इसमें क्या कहना है कि जो आदमी जिस पर हमारा सच्चा प्रेम होता है वो कैसा होता है, उसे कोई भी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे की पंक्तियां है कि जिन्होंने कर लिया स्वीकार, ताप में चलना सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। इसका भावार्थ है कि यहाँ पे हमें कवि कहना चाहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे महान स्वाभिमान इंसान भी होते हैं जो जीवन में हुई गलतियों का स्वयं पश्चाताप या पछतावा करते हैं। अर्थात वे स्वयं जीवन में हुई गलती को दूसरे के सामने दर्शाते नहीं नहीं उनके आओ दूसरों के जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना सुलग के आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। यहाँ पे कवि कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे महान स्वाभिमान इंसान भी होते हैं जो जीवन में हुई गलती का स्वयं पश्चाताप या पछतावा करते हैं। अर्थात वे स्वयं जीवन में हुई गलती को दूसरों के सामने दर्शाते नहीं, उनको तकलीफ देते हैं। ऐसे लोग स्वयं भीतर ही भीतर जीवन में हुई गलती का पछतावा या अफसोस करते हैं और उन गलतियों को सुधारते हैं। उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए किसी की मदद या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ पे हमें दिया है कि ऐसे कुछ स्वाभिमान ये व्यक्ति का गुण है और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। उनको मतलब उन पर उनसे अगर किसी बात की गलती हो गई तो उस बात का उन्हें पश्चाताप वो करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर भी उनको पछतावा नहीं होता गलती का, लेकिन स्वाभिमानी लोग ऐसे होते हैं जिनकी अगर गलती हो गई तो उस बात पर उनको पश्चाताप भी होता है। तो
इस तरह से फिर ये जो लोग हैं वो अपनी गलतियां जो है वो सुधारते हैं, लेकिन वो सुधारने के वक्त वो किसी की भी मदद नहीं लेते, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आगे की पंक्तियां हैं, जिसकी ऊंची उड़ा होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज्यादा आंख उसकी जुबां होती है। तो यहाँ पे देखो, इन पंक्तियों में हमें कवि ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो जीवन में बड़ी बड़ी उड़ान या कल्पना करते हैं, अर्थात उन्हें कल्पना में जीना ही पसंद होता है। वे जीवन में वास्तविकता या सच्चाई से हमेशा भागते हैं। ऐसे इंसानों का जीवन व्यर्थ या बेकार होता है। जीवन में कुछ हासिल न होने पर निराश होकर वे थक जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार में जो इंसान कम बोलता है और कुछ करने का हौसला रखते हैं, वे जीवन में आए परिवर्तनों को गहराई या सूक्ष्मता से देखते हैं और उन पर अमल करते हैं। जीवन में आए परिवर्तनों का अनुभव उन्हें स्वयं सिखा देता है। उनकी आंखें ही इस बात की कहानी होती है, अर्थात उन्हें अपने मुंह से कहना नहीं पड़ता, वे कर्म पर ही विश्वास रखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें कवि ने क्या दिया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कल्पना करते हैं। जिस तरह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कल्पना करते हैं कि अरे मुझे कुछ बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, ऐसे सिर्फ कल्पना करते हैं लेकिन कृतियां नहीं करते। उस तरह से वो अपने अपना जो ध्येय है उसे हासिल करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन करने का जो हौसला होता है, उनकी जो कृति होती है वो बहुत ही बुलंद होती है। और ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा खुद में परिवर्तन लाते हैं। हमेशा वो स्वयं, मतलब उनका जो परिवर्तन का अनुभव होता है उन्हें स्वयं ही वो सिखा देता है। और उनकी जो आंखें होती है वो कैसी होती है, उनकी जुबान होती है, मतलब क्या कि हमेशा वो आंखों से बातें करते हैं। आंखों से बातें करना मतलब सच में आंखों से बातें करना नहीं, लेकिन उनकी आंखें ऐसी होती है जो सब कुछ सामने वाले को बता सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ हो गया। अगली पंक्तियां हैं, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबा होती है, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बया होती है। इसका भावार्थ है कि कवि कहते हैं जिस प्रकार सड़क के किनारे लगे घने पेड़ चलते हुए राहगीर को धूप में साया, छाया और शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार इंसान को अपने मनोबल पर विश्वास होना चाहिए। मनोबल के सहारे ही ऐसे इंसान जीवन में संकट रूपी धूप को मात देते हुए अपनी मंजिल या लक्ष्य पर पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार एक बहरा इंसान जिसको सुनाई नहीं देता और दूसरी तरफ एक गूंगा इंसान जिसको बोलना नहीं आता, पर समय आने पर गूंगा इंसान बहरे इंसान की फिर भी मदद करता है क्योंकि वह यह काम कर सकता है, उसी प्रकार संसार में वे ही लोग प्रशंसा के पात्र होते हैं जो दूसरों के वास्ते जीवन है जीते हैं, जो दूसरों के वास्ते जीते हैं। उन्हें दूसरों की सेवा और मदद में खुशी मिलती है। ऐसे इंसान में बुलंदियों को छूने से वो पीछे नहीं हटते, उनकी वाह वाह चारों तरफ होती है। मतलब इस पंक्तियों से कवि हमें ये संदेश देते हैं कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर हमने जो जरूरतमंद होते हैं उनकी अगर मदद की तो हमारी वाह वाह, मतलब हमारी जो प्रशंसा है वो हमेशा चारों तरफ होती है। आगे की पंक्तियां हैं, तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमा होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदा होती है। यहाँ पे कवि ने हमें कहा है कि कवि कहते हैं कि एक सच्चा
तीरंदाज वही होता है जो धनुष को कान के पास ले जाकर तीर छोड़ता है, उसका कोसों दूर सही निशाना लगता है। उसी प्रकार जीवन में वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है और अपनी मंजिल या लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जो जीवन रूपी पथ पर संकटों के रोड़ों की को चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपने आत्मबल से उनको मात देता है और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं चूकता। उसी प्रकार जब एक शायर अपनी शायरी या गजल में महफिल में रंग भर देता है, अर्थात चारों तरफ हंसी खुशी बिखेर देता है, उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर द्वारा मिला यह सुंदर जीवन आकाश में चमकते वाले सूरज के समान दैदीप्यमान होना चाहिए, जो रात के घने अंधकार को चीर कर सवेरे सारे जग में उज्जवल प्रकाश का उजाला बिखेरता है। उसी प्रकार इंसान को निराशा के अंधकार में मायूस होकर हाथ पर हाथ धरे रहने की अपेक्षा दुगने वेग, उत्साह और उमंग से आई हुई मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से निराश रूपी संकट के बादल जीवन में अपने आप समाप्त हो जाएंगे और एक बार फिर से जीने की आशा स्वयं चमक उठेगी, स्वयं जाग उठेगी। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको हमारी जो कविता है उसके जो कुछ पंक्तियां हैं उसका जो भावार्थ है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो अब हम आगे जो है वह देखेंगे हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय है हमारा, जो स्वाध्याय है वो है आकलन कृति। माइक कोणाचा ऑन है, जरा ऑफ करा। माइक किसका ऑन है, ऑफ कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे आकलन कृति। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें इस कविता कर मतलब हमारा जो पद्यांश है उस पर हमें कुल मिलाकर 12 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और पहला जो प्रश्न होता है, प्रश्न दूसरा आ जो होता है, उसमें होते हैं 6 अंक। और यहाँ पे भी मैंने देखो किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे इस कविता पर आधारित, तो वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। सबसे पहले आकलन कृति, यहाँ पे हमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले होगा संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब इस तरीके का प्रश्न जो है वो हमें कृति पत्रिका में पूछा जाएगा। संजाल पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक संजाल दिया हुआ है और उस संजाल में हमें एक प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न है कि कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, मतलब कविता में कौन से ऐसे मानवीय गुण हैं जिसकी ओर कवि ने संकेत किया है। तो ये जो संजाल है उसके जो चार जो वेब है, तो उसमें हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उत्तर उस प्रश्न के लिखे हुए हैं। तो कवि ने किस मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, तो पहला उत्तर है, पहले वेब में हमें लिखना है हौसले, दूसरी वेब में लिखना है दूरदृष्टि, तीसरी वेब में लिखना है विनम्रता और चौथी वेब में हमें लिखना है स्वाभिमान। तो इस तरीके से ये जो संजाल है ये आपको पूर्ण करना है। जब आप अपने उत्तर पत्रिका में आप जब भी कभी इस तरीके से संजाल का प्रश्न अगर आपको आया, तो आपको ये जो कृति है, तो ये जो संजाल है वो पेन से ही, नीले पेन से ही आपको वहां पे ड्रॉ करनी होगी और इस तरीके से आपको वहां पे उत्तर भी ऐसे ही ड्रॉ करके लिखना होगा। आपको प्रश्न भी लिखना होगा और उसके बाद उसके जो उत्तर है वो भी लिखने होंगे। तो यहाँ पे पहला जो संजाल है, मतलब पहला जो प्रश्न है, इस तरीके से इस कविता पर आधारित वो पूछा जा सकता है। आगे दूसरा संजाल होता है होगा कि सम्मानित व्यक्ति की विशेषता, मतलब हमें देखो, हमने कविता तो पढ़ी अभी, तो उसमें हमें जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है ये मैंने आपको इस कविता में बताया था। तो उसका उत्तर है कि सम्मानित व्यक्ति को सम्मान दूसरों से मांगना नहीं पड़ता। ये
हम पहले वेब में लिखेंगे और दूसरे वेब में हम उसका उत्तर लिखेंगे कि सम्मानित व्यक्ति के आगे दुनिया स्वयं सिर झुकाती है। तो इस तरह से ये जो वेब है, ये हमें, ये जो संजाल है, ये हमें पूर्ण करना है। इस तरह से उत्तर आपको वहां पे इस प्रश्न का, इस संजाल का लिखना है। आगे है खग के पंखों की विशेषता। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पंखों की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे उत्तर में हमें लिखना है, पहला उत्तर हमें लिखना होगा कि पंखों में अपार शक्ति होना, और दूसरा उत्तर है अपार शक्ति से आकाश में ऊंची उड़ान भरना। उसके बाद तीसरा वेब, आगे का वेब मैंने यहाँ पे दिया है कि निमंत्रण के बिना किसके और कैसे सपने आते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो उसका उत्तर है कि निमंत्रण के बिना सच्चे मन से चाहने वालों के सपने आते हैं। और दूसरी वेब है, उसमें भी हमें उत्तर लिखना है। तो वहां पे क्या हम लिखेंगे कि सपने स्वयं या अपने आप ही आते हैं। तो इस तरह से हमें हमारा जो संजाल दिया गया, हमारी जो कृति दी गई है, वो हमें इस तरीके से पूर्ण करनी है। ऐसे ही अगर आपको इस कविता पर आधारित प्रश्न पूछे गए तो उनके जो उत्तर है वो आपको इस तरीके से लिखने हैं। पूरा संजाल जो है वो आपकी उत्तर पत्रिका में आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद इस तरह से आपको उसके उत्तर भी अच्छी तरह से लिखने हैं। आगे का संजाल है पश्चाताप में जलने वालों की विशेषता क्या है। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। अब पश्चाताप में जलने वालों की विशेषता है जो है वो हमें, अब हम आगे लिखेंगे, उसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि भीतर ही भीतर प्रस्ताव की अग्नि में वो जलते हैं। भीतर ही भीतर प्रस्ताव की अग्नि में जलना, ये पहली विशेषता हो गई पश्चाताप में जलने वालों की। और दूसरी विशेषता है बाहरी अग्नि की आवश्यकता ना होना। तो ये हो गई उसकी दूसरी विशेषता। तो इस तरह से संजाल जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो आकलन कृति है उसमें और कई सारे तरीके से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से कभी आपको संजाल पूछा जाएगा या फिर कभी आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आपको कृति पत्रिका में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने वो भी दिया है कि देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, मतलब आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसके विकल्प दिए जाएंगे। वो जो विकल्प होंगे वो 2, 3 या फिर 4 भी हो सकते हैं और आपको उसका सही जो विकल्प होगा वो चुनना है और वहां पे हमारा जो उत्तर है वो पूरी तरह से हमें पूर्ण करना है। तो देखो, पहला प्रश्न मैंने दिया है कि अंधेरे के इलाके में मांगा नहीं करते। यहाँ पे मैंने विकल्प नहीं दिए, लेकिन आपको विकल्प वहां पे आ सकते हैं। जैसे अंधेरे के इलाके में मांगा नहीं करते, उसके विकल्प हो सकते हैं कि रोशनी, प्रकाश, किरण। ये 3 विकल्प हो सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी जो पद्यांश होगी वो हमें पढ़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद उस पर आधारित हमें ये उत्तर जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। आपको आपकी कृति पत्रिका में पद्यांश जो है वो वहां पे दिया जाता है और वहीं पर पढ़कर आपको इसका उत्तर भी लिखना होता है। तो देखो, इसका उत्तर है कि अंधेरे के इलाके में क्या नहीं मांगा करते, किरण नहीं मांगा करते। मतलब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, रोशनी, प्रकाश, किरण। इन 3 विकल्प में से हमारा सही जो विकल्प है वो है किरण। तो हमें क्या करना है, वो किरण चुनना है और ये जो वाक्य है वो हमें वहां पे पूर्ण करना है। दूसरा प्रश्न, नमन मिलते हैं। तो देखो, दूसरा प्रश्न है नमन मिलते हैं और उसके विकल्प है स्वयमेव, दूसरा विकल्प है दूसरे से मांगना, तीसरा विकल्प है
प्रार्थना करना। तो ये जो 3 विकल्प है उसमें से हमें एक सही विकल्प चुनना है। तो उसका उत्तर है क्या? स्वयमेव। ये जो विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। इसलिए ये वाक्य जो है वो इस तरह से हम पूरा करेंगे कि नयम नमन स्वयमेव मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको पूर्ण करना है। आगे तीसरा जो प्रश्न है वो इस तरह से होगा, जिसकी ऊंची उड़ा होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है। यहाँ पे भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। तो वहां पे जो कुछ विकल्प होंगे वहां पे होगा आपको जुबा होगा, या फिर आंख होगी, या फिर थकान होगी। तो इन 3 विकल्पों में से हमारा जो सही विकल्प है वो है थकान। जिसकी ऊंची उड़ा होती है उसको भारी थकान होती है। इसीलिए फिर हमारा उत्तर क्या आएगा कि उसको ज्यादा थकान होती है। ये जो उत्तर है वो वहां पे हम लिखेंगे। बोलता कम जो देखता ज्यादा, उसके बाद विकल्प होगा आपको कान, नाक या जुबान। तो बोलता कम जो देखता ज्यादा, उसका सही उत्तर क्या है? जुबान। तो वहां पे उत्तर लिया जाएगा कि आंख उसकी जुबान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। तो इस तरह से हमें सही विकल्प चुनकर हमारा जो वाक्य है वो वहां पे पूर्ण करना है। आगे का प्रश्न देखो, एक बहरे को एक गूंगा दे। उसका आगे की जो पंक्तियां है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उसका उत्तर है उसकी जिंदगी बया होती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि हमें कुछ 3 या 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 3 या 4 विकल्पों में से सिर्फ एक ही विकल्प जो होगा वो सही उत्तर होगा, बाकी के विकल्प जो है वो गलत होंगे। तो उस तरह से हमें क्या करना है, फिर उसकी सही विकल्प चुनकर वो हमें पूर्ण करना, वो जो वाक्य है वो हमें पूर्ण करना पड़ेगा। उसके बाद होगा सत्य असत्य, मतलब आकलन कृति पर सत्य और असत्य इस तरह से प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो आपको क्या करना है कि जो कुछ वहां पे कथन दिए होंगे, जो कुछ वाक्य, जो कुछ पंक्तियां दी गई होगी, वो सत्य है या असत्य, वो आपको वहां पे लिखनी है। उसका उत्तर आपको वहां पे लिखना है। तो पहली जो पंक्तियां है वो देखो, बद छतरी हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। तो ये जो उत्तर है वो ये जो वाक्य दिया है वो सत्य है या असत्य? ये असत्य वाक्य है, क्योंकि हमें पता है छतरी हमको धूप में साहिबान नहीं होती। इसीलिए हम उसका उत्तर क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वह बया होती है। ये वाक्य हमारी कविता में इसी तरह से दिया गया है। उसमें कोई भी ऐसा दूसरा शब्द नहीं आया जो गलत है। तो इसीलिए ये जो वाक्य है वो क्या है? सत्य है। इसीलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे सत्य। तीसरा वाक्य है, तीर जाता है दूर तक उसका, नाम तक जो कमान होती है। तो देखो, तीर जाता है दूर तक उसका, यहाँ पे नाम नहीं था, यहाँ पे क्या था? हमारी पंक्तियों में कान था। तो इसीलिए ये जो विकल्प है वो क्या है? गलत है। मतलब यहाँ पे जो कथन किया है वो क्या है? गलत है। इसीलिए इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? असत्य। क्योंकि ये जो वाक्य है वो हमारी कविता में इस तरीके से नहीं दिया गया, उसमें ये जो शब्द आया है वो गलत है। उसके बदले अगर कान होता तो फिर हमारा जो उत्तर होता तो वो सत्य होता। लेकिन यहाँ पे नाम ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमारा ये जो उत्तर है वो असत्य है। चौथा प्रश्न, बोलता कम से देखता ज्यादा, आंख उसकी
जुबान होती है। तो हमें कवि ने ऐसे ही पंक्तियां हमारी कविता में हमें दी है कि बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। इसीलिए ये जो प्रश्न, इसका जो उत्तर है वो सत्य होगा, क्योंकि इसी तरीके से हमें हमारी कविता की पंक्तियां जो है वो दी गई है, उसमें कोई भी गलत शब्द नहीं आया है। इसीलिए मतलब जब भी कभी आप सत्य और असत्य लिखेंगे तो आपको क्या करना है, जो कुछ पंक्तियां हमें दी जाएगी या फिर जो कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसका एक एक शब्द जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में रखना है, मतलब समझ लेना है। अगर आपने ऐसे ही पढ़ लिया और उसका उत्तर कुछ भी लिख दिया तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। अगर आपने अच्छी तरह से उसको समझा, उसको देखा, उसको पढ़ा, तभी आपको वहां पे पूरे के पूरे अंक जो है वो मिल सकते हैं। और हमारे आकलन कृति में और आगे का जो प्रश्न यहाँ पे मैंने दिया है, इस तरीके का प्रश्न भी आपको आकलन कृति में पूछा जा सकता है। वो प्रश्न है कि शब्दों की उचित जोड़ियां लगाइए। तो वहां पे देखो, इसमें आपको पहला अ गढ़ दिया जाएगा और दूसरा दिया जाएगा ब गढ़। अ गढ़ में आपको शब्द दिए जाएंगे और ब गढ़ में आपको क्या दिया जाएगा, उनका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन वो जो उत्तर होंगे वो कैसे होंगे, वो ऊपर नीचे होंगे। मतलब हमें वो सही चुनकर उस शब्द के सामने हमें लिखने हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने शब्द दिए हैं और उसके अर्थ, अर्थ मतलब क्या, कि उसका जो उत्तर है वो मैंने उनके उन शब्दों के सामने ही लिखे हैं। जैसे पहला शब्द है कटक। कटक, इस शब्द का अर्थ क्या है, कांटे। दूसरा शब्द है सुमन, उसका अर्थ है पुष्प। तीसरा शब्द है नमन, उसका अर्थ है झुकना। चौथा शब्द है उपलब्ध, उसका अर्थ है प्राप्त। पांचवा शब्द है नभ, उसका अर्थ है गगन या आकाश। तो इस तरीके से आपको शब्द दिए जाएंगे और उनके जो अर्थ है वो आपको ब गट में, मतलब दूसरे गट में आपको दिए जाएंगे। लेकिन वो जो शब्द, यहाँ पे मैंने उत्तर ही लिखे हैं, लेकिन ये जो उत्तर है ये आपको इस तरीके से उसमें नहीं दिए जाते। आपको ये जो शब्द है वो ऊपर नीचे होंगे। आपको सही विकल्प चुनकर वहां पे उस प्रश्नों का अर्थ जो है वो, सही उत्तर जो है वो आपको वहां पे लिखना है। आकलन कृति में एक और एक प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, वो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर जो है वो मतलब कैसा होता है, एक ही वाक्य में होता है, बहुत लंबा चौड़ा आपको उत्तर वहां पे नहीं लिखना पड़ता। उसमें प्रश्न पूछा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, मतलब हमारी आज की जो कविता है उस पर इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सपने कैसे आते हैं। उसका उत्तर हम सबको पता है, कैसे आते हैं, सपने खुद ब खुद आते हैं। इसीलिए उसका उत्तर है खुद ब खुद। इस तरीके से आपको एक वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, नयन क्या नहीं मांगा करते। तो उसका उत्तर है, नयन मदद मांगा नहीं करते। ये भी हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें एक वाक्य में ही हमने यहाँ पे लिखा है कि नयन मदद मांगा नहीं करते। तो बच्चों, इस तरीके से आपको हमारी जो प्रश्न पत्रिका, जो कृति पत्रिका होंगी, उस कृति पत्रिका में दूसरा जो विभाग होगा पद्य विभाग, उस पद्य विभाग में कविताओं पर आधारित इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और हमने आज जो उड़ान, ये जो कविता है वो हमने जो पढ़ी है, उसमें भी हमें इस तरीके से, मतलब सही विकल्प चुनकर लिखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए या फिर जोड़ियां लगाइए। इस तरीके से आकलन कृति पर आधारित आपको वहां पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों,
आशा करती हूँ कि आज जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ स्वाध्याय मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और इस चैनल को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है उनके पास ये जो हमारा आज का लेसन है वो पहुंच सके। धन्यवाद।